हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले कोचीन शिपयार्ड के बारे में। शिप बिल्डिंग कंपनी है ये, और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड लार्जेस्ट शिपिंग बिल्डिंग मेंटेनेंस फैसिलिटी इन इंडिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन maritime मैरीटाइम रिलेटेड फैसिलिटीज़ इन द पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ कोची। ठीक है, और इन द स्टेट ऑफ केरला। तो केरला के अंदर ये कंपनी है। एंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द शिपयार्ड बिल्डिंग प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल एंड डबल हल्ड ऑयल टैंकर्स। तो ये इसका थोड़ा विकिपीडिया यहाँ पर बताया है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसकी ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपका थोड़ा डर कम होना चाहिए कि अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्ट भी करोगे तो गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से पैसे डूबने के चांसेस नहीं होंगे, कंपनी तो बंद होने की चांसेस नहीं होगी। ठीक है, तो और यहाँ पर मैं आपको इसका वेबसाइट भी दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मेरा ये सेकंड वीडियो है ये शेयर के ऊपर, ये कंपनी के ऊपर। ऑलरेडी मैंने इस पे ये वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोचीन शिपयार्ड का। ठीक है, 5 दिसंबर को बनाया था। तो वो टाइम पे जो प्राइस था और अभी क्या प्राइस है, इस पर हम बात करेंगे। तो कितना डाउनफॉल आया और उसके पीछे की वजह बताने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर आप मार्केट में अवेयर हो, सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप कभी एक शब्द नहीं बोल सकते कि मार्केट में ही इसका प्राइस क्यों गिरा। तो ओवरऑल अगर आप इंडिया में ही रहते हो और न्यूज़ अलर्ट है, तो सारी दुनिया की खबर होनी चाहिए। शेयर मार्केट में हो तो शेयर मार्केट क्यों गिरता है, प्राइस क्यों गिरती है, तो सारी चीज़ें अगर अवेयर हो तो आप ये सवाल कभी नहीं करोगे कि प्राइस क्यों गिरे। तो प्राइस गिरने की वजह तो पता होनी चाहिए। रशिया यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है, और प्रॉफिट बुकिंग तो ऑलरेडी चल रही थी, उसके बाद रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम आया। फेड के रेट्स आने वाले थे यूएस के। ठीक है, मीटिंग आने, अपना बजट था। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई है, जिस वजह से बहुत सारा करेक्शन हुआ है मार्केट में। तो किसी भी वजह से ये मत कहना कि मार्केट में फिर इसका प्राइस क्यों गिरा। लेकिन जब भी प्राइस गिरता है, इसका मतलब मैं हमेशा ये सोचता हूँ अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन आपको कंपनी के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि कंपनी कैसी है, उसका शेयर कैसा है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, कंजूसी बहुत करते हैं लोग, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए हाथ आगे बढ़ते नहीं है। इन्फॉर्मेशन लेना है तो इन्फॉर्मेशन लो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने से रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई फेक चीज़ें नहीं बताई जाएगी। अगर जिस किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन फेक बताता है, वो आपका घाटा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इसका वेबसाइट देखेंगे। तो देखते हैं इसका वेबसाइट। तो ये है इसका वेबसाइट। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड का। और यहाँ पर ये सारे बोट, जो इतनी बड़ी बड़ी बोट से शिप है, वो ये रिपेयर करते हैं। इनका जो काम है मेंटेनेंस करते हैं इनका। तो इतनी बड़ी जो शिप है, तो इस चीज़ का ये काम करती है। और ये इंडियन कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी, इस वजह से यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो फुल्ली ओन गवर्नमेंट है, तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन कंपनी है। यहाँ पे शिप रिपेयर लिखा है, शिप बिल्डिंग लिखा है। तो शिप बनाना है या शिप को रिपेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें काम ये कंपनी करती है। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, ऑलरेडी यहाँ पर नज़र आ रही है। और गवर्नमेंट होने की वजह से इनके पास ही ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जो भी बनाना है कंपनी का, और बहुत अच्छा बिज़नेस है, यूनिक बिज़नेस है। तो ये कंपनी यहाँ पर देखने से वेबसाइट अच्छा लग रहा है, और थोड़ा ट्रस्ट गवर्नमेंट की वजह से ट्रस्ट हो सकता है। और अभी इसका फाइनेंशियल और शेयर एनालाइज करके देखेंगे, तो उसमें आपको क्या नज़र आएगा, इसके नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये शेयर में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो चलो इसका बात करते हैं शेयर की। यहाँ पर मैंने मनी कंट्रोल पे इसका शेयर ओपन किया है। कोचीन शिपयार्ड का एनएससी बीएससी दोनों पर चलता है ये ऑप्शन, और फ्यूचर में नहीं है। ठीक है, अगर होता है तो यहाँ पर वो बता दे साइड में। ठीक है, जहाँ जहाँ ट्रेड होता है वो यहाँ पर दिखा देता है। तो एनएससी बीएससी पे आप ट्रेड कर सकते हो, उसको बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और ये इसका फ्राइडे का प्राइस है, फ्राइडे 25 फरवरी का। ठीक है, और ये पूरे 52 वीक लो के आसपास
आ चुका है 285 का, इसका 52 वीक लो है, 1 साल का लो है कंप्लीट। और ये 433 का इसका हाई है, तो हाई से इतना गिर चुका है तो लो पर आके बैठा है ये, ठीक है। और यहाँ पर इसमें शॉर्ट एनालाइज करते हैं तो जिसमें इसमें स्ट्रेंथ 7 बताया है, उसके सामने 6 वीकनेसेस है, एक अपॉर्चुनिटी और एक थ्रेट है ये कंपनी के अंदर, ये शेयर के अंदर। तो बुलिश हरामी कैंडल यानी बुलिश रिवर्सल कैंडल यहाँ पर हो रही है, तो ये अच्छी न्यूज़ है और अच्छी स्ट्रेंथ है इसमें। और यहाँ पर वीकनेसेस 6 बताए, जिसमें से इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल का प्रॉपर यूज़ हो नहीं रहा है, जिससे प्रॉफिट और ज़्यादा जनरेट हो सकता है, तो कैपिटल का यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा ये बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इसमें बता रहा है कि इसका पी जो है लो है 7 पॉइंट, तो ये लो होना ये अपॉर्चुनिटी होती है, कभी भी याद रखना, क्योंकि जितना सस्ता पी मिले वो उसका मतलब है कि वो शेयर बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस है, तो ऐसा शेयर लेने में अच्छा ही होता है, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड इसका और बाकी मार्केट कैपिटल तो देख लिया, 3792 करोड़ का है। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है कि आप अगर सेविंग अकाउंट में भी पैसा रखते हो, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर पैसा बन जाएगा कि आपको इतना फ्री में डिविडेंड मिल जाएगा, प्लस शेयर बढ़ गया तो और भी उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा, तो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो लगभग आपको समझ लो शेयर भी गिर गया या कुछ हो गया तो आपके इतना तो रिटर्न्स मिल ही जाएगा, जितना शेयर्स होंगे उस हिसाब से आपको ये डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। और डिविडेंड एज आपको समझ लेना कि बैंक इंटरेस्ट ही है, एफडी के भी रेट आजकल कम है, बट उसके मुकाबले ये भी अच्छा ही डिविडेंड दे रही, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो डिविडेंड भर भर के देगी। और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज भी देखो, पब्लिक इसको डिलीवरी अच्छा उठा रहे, 50% से यानी ज़्यादा, यानी 53% लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे, तो लोगों को पता है कि अभी ये शेयर को बाई करना चाहिए, ठीक है। फेस वैल्यू इसका देख लो 10 रुपये का है, मतलब ये स्प्लिट नहीं हुआ है अभी तक। और पीबी रेशियो इसका 0.95 का आ रहा है, ठीक ठाक है, अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका सेक्टर का पी ऑलरेडी कम है, उसके मुकाबले ये भी कम ही है, तो सेक्टर और ये अच्छा ही है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा ही है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया है, ये चार्ट में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कंपनी ने लगभग 3 बार यहाँ पर डिविडेंड दे चुकी है। तो ये 2.5 का, फिर उसके बाद ये 6 रुपये का, फिर इसके बाद ये 7 रुपये का, तो 3 बार ऐसे डिविडेंड देते आए हैं, लेकिन शेयर तो गिरते आए हैं, तो कम्प्लीटली यहाँ पर डाउन साइड नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको 1 साल का इसका चार्ट दिखा देता हूँ, तो 1 साल के अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया यहाँ पर देख लो। तो शेयर ये कंपनी का प्राइस 370 के लो से इसने एक बार बीच में हाई मारा था 426 का, ठीक है। फिर उसके बाद ये डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर डाउन आया, तो फिर ऐसे करते करते ये कम्प्लीटली डाउन साइड ही आया है, और यहाँ से अभी डाउन ही नज़र आ रहा है। तो 1 साल के अंदर तो इसने लॉस ही कराया है, तो कितना लॉस कराया कि वो परसेंटेज में हम देख लेंगे आगे, ठीक है। और यहाँ से 5 साल वाले का भी लॉस ही हुआ है, तो 5 साल का भी ये कम के प्राइस में मिलेगा। और यहाँ पर मैक्स में भी बात करेंगे तो देखो ऑलरेडी ये 2017 से आई है कंपनी, तो वही चीज़ बताएगा, तो ये ज़्यादा पुरानी कंपनी भी नहीं है शेयर मार्केट में, तो नई कंपनी है, तो 4-5 साल से ही, मतलब 4 साल से चल रही है, ठीक है। 4 या 5 साल से चल रही है, 4, 4.5 या 5 साल से ये कंपनी मार्केट में है, और तब से इसका परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे साइड ही, डाउन साइड ही नज़र आ रहा है। बट जितना डाउन साइड है, कंपनी अगर अच्छी है तो उसमें बहुत पोटेंशियल होता है, आगे जाके बहुत ग्रोथ दिख सकता है। और यहाँ पर 1 वीक का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। 7.89, 1 मंथ का 14% नेगेटिव है, 3 महीने का 19% नेगेटिव है, और YTD 19% का YTD, मतलब 1 साल का ये जनवरी से अभी तक भी 19 का ही है, और 1 ईयर का भी 24-25% का डाउन है, 3 साल का ये 17-17.5% डाउन है। और यहाँ पर ये देख लो कोचिन शिपयार्ड का स्टैंड अलोन दिसंबर का नेट सेल्स 952 करोड़ का यहाँ पर नज़र आ रहा है, 27.27 का ईयर ऑन ईयर ये
नज़र आ रहा है हमको, ठीक है। इसका ये नेट सेल्स है, यानी बढ़ गया है, ये तो पॉजिटिव न्यूज़ है। तो पॉजिटिव लो, 27% सेल्स बढ़ चुका है लास्ट दिसंबर से अभी के दिसंबर में, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और उसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे तो इसके फाइनेंशियल देख लो। तो रेवेन्यू 2018 में देखो, 18 से ही रेवेन्यू इसका काउंट हुआ है। तो 2018 में 2355 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, फिर बढ़ गया 2962 का हुआ, फिर 3422 का, फिर बाद में थोड़ा घट गया है तो 2818 का, ठीक है। तो फिलहाल रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखो लगभग 396 करोड़ से 477 करोड़ हुआ, फिर 632 करोड़ हुआ, फिर अभी 608 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी। लेकिन प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी के लिए। और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग देखो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का ही है, प्रमोटर का, यानी प्रमोटर ही इसके गवर्नमेंट है। तो प्लेज कहाँ से रखेगी गवर्नमेंट, कंपनी किसके पास गिरवी रखेगी? ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है, और ये गवर्नमेंट ने लगभग 73% तो गवर्नमेंट के पास है समझ लो। पब्लिक ने भी अच्छा खासा होल्डिंग लिया है, पब्लिक ने लगभग 20% तो पब्लिक ने शेयर उठा के रखे हैं, वेरी गुड। और यहाँ पर DIS देखो 4% का है, और यहाँ पर FIS भी 3% है। तो सबने इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड की 3 स्कीम है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। 2% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की खुद की, और बाकी बड़ा इन्वेस्टर से उनकी बची हुई DIS में से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। FIS में देखो, ये पूरे FIS की 3% की होल्डिंग में 70 FIS आते हैं, 70 FIS ने इसमें पैसा लगा के रखा है। तो देखो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये FIS DIS ही होते हैं सबसे बड़े इन्वेस्टर, ठीक है। तो उनको कंपनी पे अगर भरोसा आता है तो वो कंपनी पे तभी इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं शेयर्स। तो उनको जितना मिला उन्होंने लिया हुआ है, म्यूचुअल फंड ने भी लिए हुए हैं, पब्लिक भी उसी के साथ साथ चलती है। पब्लिक में भी बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। तो उनका भी ट्रेडर्स से ज़्यादा इन्वेस्टर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इन्वेस्ट करके रखने से ही ज़्यादा पैसा बनता है ऑलवेज़, ठीक है। और प्रमोटर को तो सबसे ज़्यादा भरोसा होना ही चाहिए कंपनी पे, क्योंकि प्रमोटर भी साथ साथ उनका भी नेटवर्थ बढ़ते जाता है जितना उनका होल्डिंग रहेगा, तो ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर तो कंपनी फुल्ली पॉजिटिव नज़र आ रही है, ग्रीन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। वह रिटर्न्स अगर आपको नहीं दिखते रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसका जो भी शेयर का एनालाइसिस है वो मैंने दिखा दिया है आपको। अभी इसका फाइनेंशियल देखते हैं, इसके नंबर्स देखते हैं किस तरीके के आए हैं, पूरे डिटेल में हम उसको जानेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। तो यहाँ स्क्रीनर पे हम इसके फाइनेंशियल देखने वाले हैं, और सबसे पहले उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है ये कंपनी के अंदर। तो पॉजिटिव चीज़ क्या है कि कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। ऑलमोस्ट डेट फ्री मतलब कर्जा नहीं हो सकता है कंपनी पे, या थोड़ा कम होगा। तो ये भी हम नीचे आपको दिखा दूंगा इसके फुल डिटेल में। और स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.92 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ये भी एक पॉजिटिव होता है कि स्टॉक कितने पे ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। तो और यहाँ पर स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.38। तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है, ये 5-5.5% अगर आपको एज अ बैंक इंटरेस्ट से भी ज़्यादा अगर आपको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात होती है। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है कंपनी का, जो पे आउट होता है कंपनी पे करती है, तो उसका भी एक चीज़ अच्छी है, हेल्दी है। और कॉन्स में यहाँ पे 3 चीज़ें नेगेटिव निकली है। तो यहाँ पर द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स का ग्रोथ थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। तो हर कोई बिजनेस पे ही डिपेंड चीज़ें होती है कि कोई भी शेयर का ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ थोड़ा ख़राब है। कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज़ 3990 करोड़ का है। तो लायबिलिटी कंपनी की कंटीजेंट लायबिलिटी इतनी है, तो एक लायबिलिटी जितना ज़्यादा होना वो ख़राब ही होता है। और अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम 222 करोड़ का। तो ये इसको भी नेगेटिव में बताया गया है कि इसका अदर इनकम का ज़्यादा है, या इंक्लूड्स अदर इनकम मतलब अर्निंग में उन्होंने ये जो 222 करोड़ दिखाया है वो अदर इनकम से है,
सेल्स से नहीं है। तो सेल्स ज़्यादा होना चाहिए अदर इनकम से, क्योंकि मेन जो बिज़नेस होता है उसी से पैसा ज़्यादा आना चाहिए। इसके पीयर कंपैरिजन की कुछ कंपनीज देख लो, इसका माझगांव डॉक ये भी है, और यहाँ पे गार्डन रिच और रिलायंस नेव इंजीनियरिंग, नॉलेज मरीन और हरियाणा शिप और इंडक्टो स्टील। तो ये इसके कंपैरिजन में आते हैं, और सबसे हाईएस्ट डिविडेंड यही देता है, बाकी तो डिविडेंड देते नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी है डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके देखेंगे हम, 3-3 महीने में कैसा रिजल्ट्स इसके आ रहे थे। तो सेल्स देखो 788 करोड़ का सेल्स कर रही थी 2019 के मार्च के क्वार्टर में। फिर उसके बाद 735, 973, 896, 817, 332, 657, 749, 1080 करोड़। फिर बाद में 329। देखो मार्च 2021 के बाद क्वार्टर में बहुत ख़राबी आई, तो 329 का गया, तो लगभग कभी बढ़ गया तो कभी कम हुआ है। तो देखो 817 से भी 332 जून में हुआ था। तो जून में थोड़ा सा एक्चुअली इनका बिजनेस सेल्स कम हो जा रहा है, यहाँ पर ये नोटिस कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये जून और ये जून, ये 2 जून में इसके जो आए रिजल्ट्स वो ख़राब आए। उसके बाद थोड़ा बढ़ते हुए नज़र आता है, क्योंकि जून में ऑलरेडी काम इनको नहीं मिलता होगा, शिपिंग का शिप का है, इस वजह से। और एक्सपेंसेस देखो 678 करोड़ का, फिर 594, फिर 767, ये पूरे एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो किस तरीके के इसके एक्सपेंसेस है, कितना करोड़ का एक्सपेंसेस करती है, तो उसमें से बचा कितना लेती है ये भी देख लेना। तो यहाँ पर पहले 111 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच जाता था, अभी 142 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा है। तो 14% का वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और अभी 15। तो लगभग थोड़ा ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिसंबर में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बचा था उनको। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और उसी वजह से सेल्स का ग्रोथ भी या नेट प्रॉफिट भी अच्छा वो टाइम पे था। और नेट प्रॉफिट की यहाँ पर बात करेंगे तो देखो 98 करोड़ और यहाँ पर 134 करोड़ का है। तो लगभग यहाँ पर प्रॉफिट आपने देख लिया कि नेट प्रॉफिट में उछाल कभी आता है तो कभी डाउन साइड आता है। तो यहाँ पर देखो जून में तो बहुत ख़राब होता है, तो ये होते रहता है। तो ये टाइम पे आपको आइडिया आना चाहिए कि ऐसे शेयर में हो तो कब बेचना चाहिए और कब लेना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अपने जून का क्वार्टर के रिजल्ट्स आए तो थोड़ा बहुत वो टाइम से पहले लोग बेचते रहेंगे और उसके बाद फिर ख़रीदना रहता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे उसके नेक्स्ट रिज़ल्ट आएंगे तभी वो मूवमेंट देगा। और यहाँ पर इसका पूरा 10 साल, 11 साल, 12 साल जो भी यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो 2010 से है, तो लगभग 12 साल ही पकड़ लो, क्योंकि ये ईयर अभी नया 22 चालू हो चुका है। और यहाँ पर सेल्स यहाँ पर देख लो 1420 करोड़ का तभी सेल्स करती थी, अभी 3000 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो लगभग सेल्स डबल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर 10 साल के अंदर। और यहाँ पर एक्सपेंसेस देख लो, वो टाइम पे एक्सपेंसेस इतने हो रहे थे 1088 करोड़, फिर बचता था प्रॉफिट 333 करोड़ का, अभी 590 करोड़ का। लेकिन वो टाइम पे मार्जिन कितना बच रहा था, 23% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और अभी 19% का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। ठीक है, और वो टाइम पे अदर इनकम इतना था 33 करोड़, अभी अदर इनकम बढ़ गया इनका 223 करोड़, तो अदर इनकम भी ज़्यादा है इनका। ठीक है, इंटरेस्ट अभी 19 करोड़ पे करती थी, अभी 51 करोड़ पे कर रही है। तो इंटरेस्ट कहाँ पे किया जाता है, जब लोन हो तभी किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 223 करोड़ का था, अभी 532 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और यहाँ पर अभी इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में क्या पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है। तो देखो पहले कंपनी के पास कुछ भी कर्जा नहीं था, लोन नहीं था। ठीक है, और उसके बाद कंपनी ने 2014 में कर्जा लिया, लोन लिया 334 करोड़ का, फिर 123 करोड़ का, फिर वही कंटिन्यू रहा 123 करोड़, फिर उसके बाद 530 करोड़ का अभी कंपनी ने लोन लिया हुआ है। तो कंपनी पर कर्जा है, लोन है। ठीक है, तो उसी वजह से कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती है। और ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है,
कर्जा भी हो जाएगा, गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये चुका सकती है। ठीक है, ये बिज़नेस को नए नए ऑर्डर्स, नई नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसके साथ, तो पॉजिटिव ही रह सकते हैं ये इनके फाइनेंशियल। तो अभी हम कंपनी के फाइनल ओवरव्यू पे जाएंगे कि उसका हमको क्या करना चाहिए, उसका फाइनल ओवरव्यू में देखेंगे कि इस पर क्या कॉल लेना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका फाइनल ओवरव्यू। तो यहाँ पर हम टिकट ऐप पे इसका फाइनल ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो टिकट ऐप इसके बारे में क्या बता रहा है, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पॉजिटिव बता रहा है। टिकट ऐप इसके बारे में फुल्ली ग्रीन है, ग्रिल सिग्नल दे रहा है। ठीक है, चेकलिस्ट में ये इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अच्छा है इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न्स ये जनरेट करता है, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पर डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा ही है इसका। ऑलरेडी हमने देखा कि 5-5.5% का रिटर्न, डिविडेंड रिटर्न है, तो वो भी बहुत अच्छा है। एंट्री पॉइंट गुड है, एंट्री अभी कर सकते हैं इसमें। और नो रेड फ्लैग, तो कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है। ठीक है, और स्टॉक लो रिस्क है, इसलिए वॉलेटाइल कम होता है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और स्मॉल कैप में ही आती है कंपनी, 3,792 करोड़ का भी मार्केट कैपिटल होने के बावजूद भी ये कंपनी स्मॉल कैप में ही है। ठीक है, तो स्मॉल कैप के ही शेयर्स थोड़े आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ रिटर्न्स दिखा देता हूँ। तो 1 वीक में इसने 6.5% का डाउन साइड दिखाया है। एक महीने में 14% का रिटर्न इसने नेगेटिव दिया है। और एक साल में इसने 25-26% के रिटर्न्स नेगेटिव दिए हैं। 5 साल में इसने 45% के रिटर्न नेगेटिव दिए हैं। और मैक्स की बात करेंगे तो 45% इसने नेगेटिव इसके रिटर्न्स है। तो 5 साल और मैक्स के सेम ही आएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ठीक है, ये सेम चार्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो फिलहाल कंपनी ने ऑलरेडी ये नेगेटिव ही रिटर्न्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और एसआईपी वाले को भी नेगेटिव ही रिटर्न आएंगे। तो फिलहाल कंपनी में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसको हम बाय करके चल सकते हैं, ऐसा इनका टिकट ऐप का कहना है। और बाकी चीज़ें भी पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन एनालिस्ट यहाँ पर इसकी 33% की बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा एनालिस्ट इसको बाय का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल कंपनी में पोटेंशियल है, सारी चीज़ें हैं, तो आगे जाके ये कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है। फ़िलहाल जो शेयर गिरते हैं वैसे शेयर को लेना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है तो सारी चीज़ें इसमें अच्छी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज़ आ जाती है, बट उसके वजह से शेयर को लेना चाहिए। और उतना ही लो जितना आप रिस्क ले सकते हो। ज़्यादा रिस्क लोगे, अगर किसी ने बोल दिया ये शेयर के बारे में कि ये शेयर यहाँ से डबल हो जाएगा, तो आप कभी उसमें पूरा का पूरा सब कुछ, क्योंकि देखो हर किसी को लगता है कि पूरा का पूरा पैसा मैं डाल दूँ शायद वो डबल हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें मत करो, क्योंकि लोगों के बहुत गलत सलत रिकमेंडेशन होते हैं। ठीक है, कभी भी रिस्क लेना है मार्केट में। देखो अचानक से ये न्यूज़ आ गई, वॉर वाली आ गई, कुछ ना कुछ ग्लोबल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी इंडियन मार्केट गिरता है। ठीक है, कुछ बीमारी आ जाती है तो भी मार्केट गिर जाता है। पॉलिटिकल कुछ चलता है, कुछ रेट्स में आता है, या कुछ भी मीटिंग चलती है जिसकी वजह से उसमें, या इकोनॉमिक कुछ चीज़ें चेंजेस होती है तो भी मार्केट में, तो मार्केट को गिराने के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ती है। तो इस वजह से आपको सिर्फ यही करना चाहिए कि सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सेम सही टाइम पे बाइंग करना चाहिए, और सही टाइम पे निकल भी जाना चाहिए। तो किसी की भी ज़्यादा बातों में आके मत करो। यहाँ पर जेन्युइन चीज़ें बताई जाएगी, जेन्युइन टारगेट बताए जाएंगे, तो यहाँ से मैं इसकी एक्सपेक्टेशन यही रखूँगा। देखो लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छे रिटर्न दे देगा। ठीक है, तो वो उसके लिए आप रह सकते हो, या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर ये कंपनी यहाँ से शॉर्ट टर्म में मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग 40% तो रिटर्न इजीली आ सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।